हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अपने पीके सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सबके लिए फिजिक्स की क्लास 12 स्टार्ट कर रहा हूं और अब रेगुलर फिजिक्स की क्लास आपको मिलती रहेगी और प्रत्येक यूनिट के हिसाब से आपको सारी चीज़ बताते चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। आपसे मैं एक ही बार कहूँगा फिर से कि आप सब हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आप सब लोग का समय वो आ गया है, परीक्षा नज़दीक है और पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाइए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से मैं आप सबकी रेगुलर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आपको सभी चैप्टर की धीरे धीरे वीडियो मिलती रहेंगी। आप सब जुड़े रहिए और कुछ समय बाद आपको लाइव क्लास फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो सबकी मिलने वाली हैं इसी नवंबर महीने से। तो आप सभी लोग दीपावली के शुभ अवसर के बाद आप सभी लोग अपने लाइव लेने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। खासकर लाइव क्लास जो है 10th और 12th क्लास की होगी, क्योंकि इनकी हमारी बोर्ड परीक्षा आने वाली है। लाइव क्लास में आप सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते जाएंगे, जिसको नोट्स की ज़रूरत है वो नोट्स भी मिलता जाएगा। आप सब लोग मेहनत करते रहिए, अभी से अपने दोस्तों को प्रेरित कर दीजिए। दीपावली के बाद मैं अगली वीडियो में आपको दिन और तारीख निश्चित कर देंगे और टाइम भी निश्चित कर देंगे। उतने टाइम से आपको लाइव क्लास डेली मिलेगी। एक सब्जेक्ट की, प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक दिन एक क्लास मिलती रहेगी, क्लास 10th की भी और क्लास 12th की भी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बहुत आगे बढ़ सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं पहले चैप्टर की तरफ। और पहला चैप्टर आपका, हमारी पहली यूनिट जो है वो है स्थिर वैद्युत की। क्या है? स्थिर वैद्युत की, यानी कि तुम्हारी इकाई जो फर्स्ट है वो स्थिर वैद्युत की है। और स्थिर वैद्युत की में हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, और उसमें हमारा जो गॉस की प्रमेय चैप्टर है इसी के अंतर्गत आता है, उसके भी टॉपिक हमारे इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो ये मतलब एक इकाई का पूरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य जो टॉपिक मेन हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हीं टॉपिकों को आपको अध्ययन करना है और इन टॉपिकों के बारे में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से आगे क्लियर कराते चलेंगे। और वो टॉपिक हमारे साफ साफ दिख रहे हैं तुम्हें। वैद्युत आवेश पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? वैद्युत आवेश, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। दूसरा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है, कूलाम का नियम है, परावैद्युतांक है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, सतत आवेश वितरण, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये टॉपिक तुम्हारे इन दो चैप्टरों के यानी कि इकाई फर्स्ट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप इन्हीं का अध्ययन अगर कर लेते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए। सबसे एक चीज बता दूं, इतने जो तुम्हें चैप्टर टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इनसे तुम्हें मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जो कूलाम का नियम है इसमें अगर नियम खाली पूछता है तो 1 नंबर का होगा, सिद्ध करने को बोलेगा तो 2 नंबर में भी दे देगा। इस पर
किसके साथ? न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल भी हो गए, आगे हम न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, साथ साथ देते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवाते जाएंगे। तो आप सब लोग ध्यान देते जाना। तो इतने टॉपिकों में तो तुम्हें सबसे ज़्यादा 1 नंबर के फंसेंगे, इधर भी 1 नंबर का फंसेगा, इसमें से भी। और ये तुम्हारे जो हैं, ये तुम्हारे जो फंसेंगे, ये सभी किसके होंगे? 3 नंबर 5 नंबर में जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर में भी हो सकते हैं। तो आप सब इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर तुम्हें अध्ययन करना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों के बारे में तुम्हें पढ़ना है। इसके अलावा कोई चीज़ इन 2 चैप्टरों में नहीं पढ़नी है। जितनी भी इकाई है, हम इकाई के हिसाब से सभी टॉपिक कंप्लीट कराते चलेंगे और आप सब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते चलेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं इन टॉपिकों को लेकर। देखिए, ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, इनको बहुत अच्छे से गहनता से समझना और ज़्यादा कठिन नहीं है। हमारा पहला टॉपिक जो था वो हमारा कौन सा था? वैद्युत आवेश। पहला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत आवेश। अब ज़्यादा विस्तार तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो इसके अनुसार पढ़ते चलेंगे क्या क्या इसके बारे में। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, एक चीज याद रखना, जो भी मैं परिभाषा लिखा रहा हूं या बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी, उसमें कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें डॉट लगा वहां पर, तथा यहां भी एक डॉट लगाया। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्यों मैंने डॉट लगाया, ठीक है, ध्यान देते रहना। वैद्युत आवेश कहलाते हैं। मैंने तुम्हें लिखाया है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें डॉट डॉट तथा डॉट डॉट होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक आते हैं इसमें, वैद्युत आवेश में 2 ही चीज मेन है परिभाषा में। अब वो यहाँ पर क्या आने वाली है वो तुम्हें पता होगा, क्योंकि आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी इसी पहले चैप्टर पर हो, कई छात्र इसमें आगे बढ़ चुके होंगे, सबको पता होगा यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इसमें आता है बेटा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय, क्या आता है? विद्युतीय तथा चुंबकीय, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मैंने क्या बताया है? किसी पदार्थ का वह गुण, क्या बताया? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप सब लोग अगर इसको एक पॉइंट याद कर लीजिए, विद्युतीय और चुंबकीय। इस वैद्युत आवेश में दो ही चीज है, विद्युतीय और चुंबकीय। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसमें पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। इसमें एक सबसे मेन, यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का क्या, एक मूलभूत गुण होता है। ये एक पॉइंट टॉपिक है। अगर तुमसे वैद्युत आवेश तथा उसके गुण पूछता है तो ये गुण में तुम लिख सकते हो पॉइंट। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो गई? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। क्या है भाई? मूलभूत गुण है। कोई ज्यादा विशेष तो नहीं है टफ, क्योंकि आप सब लोग अगर मेहनत करते रहोगे तो आप सब इसको अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सी सारी चीजें, मेन इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी और सब आगे बढ़ते रहोगे अगर इसके माध्यम से चलते रहोगे तो ध्यान देना, हमारे इसी चैनल से आप सबको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलती जाएंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट जो है इसका, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एक है। क्या है? वैद्युत आवेश एक है। क्या है? मैंने क्या बताया तुम्हें? वैद्युत आवेश एक है। वो क्या है भाई? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। भूलना नहीं है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। तीसरा पॉइंट इसमें बन जाता है, इसे से प्रदर्शित करते हैं। सबको पता होगा, से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। यहां पर तीन महत्वपूर्ण बिंदु बन गए तुम्हारे। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। क्या होता है? मूलभूत गुण होता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें इसके मात्रक, आवेश के मात्रक, अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, ज्यादातर क्या पढ़ते आए हैं? वैद्युत आवेश का जो मात्रक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है क्या? कूलाम। क्या पढ़ा है? कूलाम। मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अब इसके बाद दूसरा मात्रक क्या होता है? पता है क्या? वैद्युत आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है? ESU। क्या होता है? ESU। ESU का मतलब क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है इसका मतलब? स्थिर वैद्युत कूलाम। ESU का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत कूलाम। अब इसका क्या और एक भी मात्रक होता है? और क्या मात्रक होता है आवेश का, बताइए? और एक मात्रक और आवेश का होता है, क्या होता है? पता है किसी को? अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो फैराडे। क्या होता है? फैराडे। एक मात्रक और आवेश का होता है फैराडे। तो ध्यान देना, एक कूलाम, कुछ मान है इसके, एक कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं, यानी कि स्थिर वैद्युत कूलाम। यानी कि एक कूलाम में कितने स्थिर वैद्युत कूलाम होते हैं? एक कूलाम में कितने स्थिर वैद्युत कूलाम होते हैं? तो इसका आंसर है 3 × 10⁻9 ESU। कितना होता है भाई? 3 × 10⁻9 ESU। और एक कूलाम में एक और होता है, इसमें एक और, एक कूलाम बराबर, एक इसमें आता है EMU। क्या आता है? EMU। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब एक कूलाम में कितने EMU होते हैं? 1/10। कितना होता है भाई? 1/10। कितना होता है? 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। और एक चीज और मैं बता दूं, अच्छा पहले यहां तक देख लीजिए। तुम्हें पता होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतिक और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसमें पॉइंट है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का क्या है? मूलभूत गुण होता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी है बेटा? अदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। आवेश के मात्रक क्या है? कूलाम है, ESU है, यानी कि स्थिर वैद्युत कूलाम, फैराडे। एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU, यानी कि स्थिर वैद्युत कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU, यानी कि विद्युत चुम्बकीय मात्रक होते हैं, 1/10। और MKS पद्धति में कूलाम का मात्रक, MKS पद्धति में कूलाम का मात्रक क्या होता है? अब MKS पद्धति की बात करेंगे तो अब तुम्हें सूत्र पढ़ा होगा तुमने, Q = I × T। एक पढ़ा होगा Q = NE, पढ़ा है ना? अब Q = IT। अच्छा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और इसमें जो I यहां पर है, I बराबर क्या होता है? धारा। और T बराबर क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। I बराबर धारा और T बराबर समय होता है। और यहां पर जो N दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? N दिया है। ये क्या प्रदर्शित करता है? यहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा E क्या प्रदर्शित करता है? E, जो हमारी E दी हुई है, ये क्या प्रदर्शित करती है? यहां पर जो ये प्रदर्शित करती है इलेक्ट्रॉन पर
आवेश। क्या प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब हम इसी के माध्यम से Q बराबर IT से MTS पद्धति का मात्रक बनेगा। वो क्या बनेगा? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड क्या होता है मात्रक? एम्पियर सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और मैं बता दूं यहां पर, एक फैराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं? शायद मैंने बताया भी है, 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ये समझ लीजिए फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अभी पहला ही टॉपिक है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। यहां तक आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट्स बनाते चलना। जो भी छात्र किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको पूरी फिजिक्स की डेरिवेशन के साथ, विद परिभाषा के साथ आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो इसके बाद इसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जो अगला टॉपिक क्या है इसका, वो ध्यान दीजिए। इसमें जो अगला टॉपिक है वो तुम्हारा, इसके चलेंगे प्रकार। किसके? आवेश के। वैद्युत आवेश के क्या चलेंगे भाई? प्रकार। अच्छा, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सबको पता होगा, है ना? वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आवेश के प्रकार। ठीक है ना? आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर ना? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। धनावेश ध्यान देना, किसी पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी पदार्थ पर। अच्छा देखिए, धनावेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है, यानी कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। कौन सा पॉइंट है? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? आवेश का धनावेश कहलाता है। क्लियर ना? सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीका से सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसके बाद चलेगा तुम्हारा ऋणावेश। क्या चलेगा?
ऋणावेश। अब ऋणावेश भी यही, इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश, ऋणावेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसमें क्या होती है बेटा, अधिकता, और धनावेश में क्या होती है, कमी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमें, ये जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, और ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो जो त्यागेगा उस पर क्या होगा, कमी तो होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें इस वाले में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो किसी जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। अच्छा एक चीज बताइए, मान लिया 9 केजी हमारे पास कोई वस्तु थी और उसको कम करके 2 केजी कम कर दिया, तो उस पर कमी हो गई। तो कमी होने के बाद उसके द्रव्यमान क्या बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है, जब कमी हुई है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा भाई, घटेगा ना। तो उसमें क्या हो जाएगी भाई, कमी होगी। क्या होगी, कमी। द्रव्यमान में कमी होगी। क्या होगी, द्रव्यमान में कमी। अब जब अधिकता होती है तो पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, है ना। ये एक पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारे। धनावेश क्या है, हमने ये तो पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कमी है, लेकिन उसके पदार्थ में क्या होती है बेटा, कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जब अधिकता होती है तो पदार्थ में, पदार्थ के द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है। यहां तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां तक के टॉपिक में किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी। मात्रक समझ में आ गए, प्रकार समझ में आ गए होंगे, परिभाषा समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी समय कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर पाओ। तो हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे तो सब कुछ पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये है भाई फिजिक्स, ये तो दिमाग को दही करती है, और जब तक इसे मेहनत से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अदर सब्जेक्ट को हम कैसे भी पढ़ सकते, लेकिन फिजिक्स ऐसी चीज है जो दिमाग का दही बना देती है ना छात्रों। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि फिजिक्स को इतने हौले में मत लेना, इसलिए फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित, छड़ क्या धनावेशित हो जाती है। तो इसमें 4 इसके पॉइंट हैं, तो मैं लिखूंगा नहीं, समय ज्यादा लगेगा, तो सुन लीजिए 4 ऑप्शन इसके क्या है। पहला ऑप्शन हमारा है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं।
यानी कि कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, चाहे नोट करते जाना। कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। दूसरा, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। अभी क्या था, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ रहे थे, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ रहे हैं। तीसरा है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर हवा में बाहर आ जाते हैं। चौथा है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर छड़ से निकलकर कहां चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कौन सा सही है, डी। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारे छड़ से निकलेंगे और रेशम पर जाएंगे तभी तो वो धनावेशित पर छोड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी, चौथा। ठीक है, तो आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के गुणधर्म। और वैद्युत आवेश के गुणधर्म क्या हैं, वो ध्यान दीजिए। वैद्युत आवेश के गुणधर्म में वैद्युत आवेश के गुणधर्म। वैद्युत आवेश के गुणधर्म ध्यान दीजिए। पहला गुणधर्म आता है इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण में इसका गुणधर्म के बारे में बात करें तो क्या होता है, जब समान प्रकार के आवेश जब समान प्रकार के आवेश मिलते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। और जब विपरीत प्रकार के मिलते हैं तो आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है ना। क्या सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जब समान प्रकार के आवेश मिलते हैं तो क्या होता है भाई, समान होगा तो प्रतिकर्षण तो होगा। देखा होगा तुमने, मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप सबके संज्ञान में भी ये एग्जांपल होगा, आप सब देखते होंगे। कभी दो लड़कियां क्लास में एक समान हो, वो भी पढ़ने में सही हो और दूसरी भी पढ़ने में सही हो, तो ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं
कि उनमें आपस में कभी भी बन नहीं सकती है, उनमें झगड़ा ही होता रहेगा, दूर दूर ही भागती रहेंगी, उनमें कभी आकर्षण पैदा नहीं होगा, कभी पास नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उनमें जलन होती है कि ये क्यों आगे जा रही है, मैं क्यों नहीं, फिर वो और मेहनत करती, फिर वो और मेहनत करती। लेकिन इससे एक चीज और अच्छी हो जाती है, उनमें सफलता जरूर अच्छी प्राप्त कर लेती हैं वो लोग कंपटीशन में, लेकिन उन लड़कियों में मतभेद बना रहता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, प्रतिकर्षण, यानी दूर दूर रहना। कुछ देखा होगा गांव में भी ऐसी कंडीशनें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को चढ़ा बढ़ा देते हैं, उनकी बात तुमसे कह जाएंगे, तुम्हारी बात उनसे कह जाएंगे। जब समान प्रकार की वस्तुएं जब टकराती हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, लड़ाई तो होगी, है ना। जब अच्छा आकर्षण क्या होता है, एक होशियार बच्चा हो, एक क्लास में होशियार बच्चा है या पढ़ने में अच्छा बच्चा है, जैसे लड़का हमारा कोई होशियार है, तो वो क्या करेगा, अपने आप में अहंकार नहीं करता है इतना। क्यों? अगर कोई बिल्कुल लो क्वालिटी का बच्चा आ गया जिसको ज़्यादा नहीं है उसके दिमाग में, तो वो क्या करता है, उस होशियार बच्चों को पकड़ता है। जो समझदार बच्चा हो वो होशियार बच्चे की तरफ आकर्षित होगा, उससे दोस्ती करेगा, उससे हाथ मिलाएगा, धीरे धीरे वो उससे पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाएगा। तो भाई क्या होता है बेटा, आकर्षण। अब इसमें क्या है, धनावेश और ऋणावेश। जब दो धन आवेश मिलेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एक धनावेश एक ऋणावेश मिलेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही चीज है, अभी मैंने लड़कियों का एग्जाम्पल दिया था, तो उनमें लड़कियों में दोनों धनावेश थी, यानी दोनों प्लस थी। अब जब दोनों लड़कियां प्लस थी तो करंट तो ज्यादा तेज लगेगा ही। और इसमें अभी मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो दिया था कि एक लड़का मतलब होशियार है, एक कम होशियार है, यानी होशियार वाला हमारा क्या है, एक धनावेश है, और कम होशियार वाला ऋणावेश है। जब धनावेश ऋणावेश से दोस्ती करता है तो ऋणावेश धीरे धीरे धनावेश की तरफ अग्रसर हो जाता है और उससे उसके इलेक्ट्रॉन चुराने लगता है और उससे सीख लेने लगता है। तो वो हमारा एक दूसरे में क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। क्लियर ना? अब तो समझ गए होगे ना बहुत अच्छे से, अब त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं आवेश का संरक्षण। किसकी बात करेंगे, आवेश का संरक्षण। दूसरा पॉइंट इसका है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। देखिए आवेश संरक्षण नियमानुसार आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित ध्यान देना, यानी कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश, क्या बेटा, यानी कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश, यानी कि टोटल आवेश, ज्यादा से ज्यादा कुल आवेश नियत रहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा आवेश नियत रहता है। तो ध्यान देना,
तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित देखिए एक चीज और बता दूं, इसको हम सीधा सीधा भी लिख सकते थे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना, स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आवेश संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगित ये एक मैथ पॉइंट इसको मेन पॉइंट समझिए। विलगित निकाय में कुल आवेश यानी कुल आवेश नियत रहता है। जब कुल आवेश मतलब अधिक आवेश जब नियत रहेगा तो उसमें आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। ऊर्जा को भी ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। सही बात है ना। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अगला टॉपिक जो है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है बेटा? देखिए पहले परिभाषा लिख दूं उसके बाद समझाऊं। प्रकृति में, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और पूर्ण गुणज, सदैव एक निश्चित और पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी क्या बताया मैं? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। ठीक है, यहां पर n बराबर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये पूर्ण गुणज होगा। n बराबर क्या नहीं हो सकता बेटा? दशमलव, ये नहीं हो सकता है। n बराबर भिन्न, ये भी नहीं हो सकती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में इससे
Q बराबर एन ई, एन बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो सकता है, लेकिन एन बराबर दशमलव की कोई संख्या नहीं हो सकती है। और जैसे दशमलव के मान बताएं, दशमलव के मान जान देना, जैसे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.2, इस प्रकार से, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 0.3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारे क्या हैं, या जैसे 7.5 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या हैं भाई, एक दशमलव भिन्न दशमलव मान है, तो ये नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था, ना तो दशमलव हो सकता और ना ही भिन्न हो सकती है, इसके पूर्ण गुणज नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, समझ में आ गया होगा कि यानी कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण जब कहते हैं, इसका सूत्र होता है Q बराबर एन ई। क्या होता है, Q बराबर एन ई। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन +3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन +3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन -3 इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने तुम्हें आवेश का क्वांटीकरण बता ही दिया है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मैंने बताया Q बराबर एन ही होता है, n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n बराबर दशमलव नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकती है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट में देना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण का मैंने क्या बताया, एक पूर्ण गुणज में होता है। मैंने ये भी बता दिया तुम्हें, n बराबर भिन्न नहीं हो सकती है, n बराबर दशमलव नहीं हो सकता। अब तो समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, और इसमें कौन सा ऑप्शन संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन संभव नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से फिजिक्स की क्लास लेते रहिए। अब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप लोग ही बताओगे, लास्ट वाले टॉपिक पर इसका आंसर है। तो आप सब इस कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी कुछ समझ में आएगा। आप सब हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त हमारे चैनल से जुड़ सके और उनको भी पढ़ाई के साथ अग्रसर आगे की तरफ बढ़ते रहे। इसके साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि।